स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल हमने आप लोगों को गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड तक की पूरी कहानी को बता चुका था। आज जिस मुद्दे पे मास्टर आपसे बातचीत करने वाला है वो गुप्तोत्तर के काल के बाद उदय होने वाले छोटे छोटे राजवंशों के बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरा यह कहना होगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निसंदेह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख पाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज की जो मेरी टॉपिक है, आज के साथ मेरा अगर आप लोग देते हैं, अगर निसंदेह साथ देते हैं तो हौसलाएं वहीं से भरेंगी। आप लोग ऐसे तमाम सारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें और उसको लेके चलते रहते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं जिसका हर किसी का साथ करना चाहिए, साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मानवता और बंधुत्व की भावना से ही इंसान का सर्वांगीण विकास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो हौसला बढ़ी रहेगी, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और कंटेंट को उपलब्ध करवाता चलूंगा। जो मैं आपसे टॉपिक पे बातचीत करने वाला हूँ, अगर देखा जाए तो मैंने आपको गुप्तोत्तर काल पढ़ाया था। तो गुप्तोत्तर काल पढ़ाते समय हमने ये बताया था कि इसकी राजधानी पहले जो थी वो थानेश्वर थी, थानेश्वर, लेकिन ये ट्रांसफर करके कहाँ लेके चले आते हैं सर, कन्नौज लेके आ जाते हैं। और कन्नौज राजधानी बनने के कारण कन्नौज जो था, इस कन्नौज पे 3 सप्ताह का विस्तार होने के लिए एक बंगाल से चल के आएगा, बंगाल से चल के यहाँ जाएगा। एक कहाँ से जाएगा तो मैंने आपको बताया था, एक जाता है गुजरात से चल के जाता है, गुजरात से चल के जाता है यहाँ पे अपनी शक्ति सत्ता का विस्तार करने के लिए गुजरात से जाता है, एक बंगाल से जाता है। और ये जो जाते हैं लोग, ये जो कन्नौज पे जो त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने आपको बताया था, उसमें 3 क्षेत्रों से राजा लोग जाते रहते हैं, 3 क्षेत्रों से। और एक अगर देखा जाए तो एक जो जाता है वो कहाँ से जाता है, महाराष्ट्र से कह सकते हैं या दक्कन क्षेत्र से, जो राष्ट्रकूट थे। ये 3 क्षेत्रों से राजा कन्नौज पे जाते हैं और कन्नौज पे जो ये राजा जाते हैं इसको कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद यानी गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद अगर देखा जाए तो इतिहास भारत की कुछ बदल गई और भारत जो देश था, इस भारत देश में कई उत्तर में छोटे छोटे राजवंशों का जमाना आ गया। उन्हीं राजवंशों में कुछ राजवंश के बारे में हम लोगों को पढ़ाई जारी रखना। जैसे क्या राजवंश थे, मैं कुछ राजवंशों के बारे में आपसे बातचीत कर लेता हूँ। अगर देखा जाए तो दिल्ली के क्षेत्र में यहाँ पे बैठा हुआ एक नया राजवंश आ गया जिसको हम लोग कह सकते हैं गढ़वाल वंश आ गया, गढ़वाल वंश आ गया। ये एक नया वंश परंपरा यहाँ शुरू हो गया था। अगर यहाँ हम लोग देखें, यहाँ पे अगर गुजरात के क्षेत्रों के नीचे अगर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, परमार वंश आ गया, यहाँ परमार वंश चलने लगा। यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा एक नया अजमेर क्षेत्र में मिल गया, राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में एक नया मिल गया जो चौहान वंश आ गए, चौहान वंश यहाँ चल के आए। ऐसे बंगाल में देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो बंगाल में पाल आ गए, बिहार और बंगाल में पाल वंश चले आए, यहाँ दौड़ के चले आए थे। इस प्रकार से देखा जाए बुंदेलखंड अगर यूपी का देख लिया जाए तो यहाँ पे बुंदेलखंड जो भुक्ति के नाम से जाना जाता है, वहाँ चंदेल शासक दौड़ के चले आए थे, चंदेल शासक आ गए। ऐसे करके भारत देश में तमाम सारे ऐसे छोटे छोटे राजाओं का उदय हो गया। तो ये जो छोटे छोटे राजा थे गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद, इन राजाओं की कहानी को मैं आज शुरू करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको 2 राजवंश के बारे में बताऊंगा, एक पाल के बारे में बताऊंगा, एक गढ़वाल के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपसे चौहान पे बातचीत करूंगा, चंदेल पे बातचीत करूंगा, परमार पे करूंगा। ऐसे करके राजवंशों के बारे में मैं 2 वीडियो लेके आऊंगा, दोनों में पूरी उत्तरवर्ती छोटे छोटे राजवंशों को कंप्लीट कर दूंगा। तो आज की जो मेरी क्लास आपके साथ लगने वाली है वो पाल और गढ़वाल राजवंश से संबंधित है। इस पे मैं चलता हूँ आपसे बातचीत करने। ये जैसे कवर हो जाएगा उत्तर भारत का मुख्य इतिहास जो था, मैंने आपको सारा वीडियो पढ़ा चुका है, लगभग 25 से 26 वीडियो मैंने डाला है एंशिएंट हिस्ट्री का है। अब इसके बाद जो पढ़ाऊंगा मैं आपको ये दक्कन वाले क्षेत्र को बताऊंगा,
दक्कन वाले क्षेत्र को बताऊंगा और उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ सुदूर दक्षिण संगम काल पढ़ाने के लिए। तो ये जब पूरा हम तीनों फेज पढ़ा लेंगे तब समझिए आपको मैं कंप्लीट रूप से प्राचीन इतिहास को पढ़ा दूंगा और पूर्व मध्य काल को, यानी कि इस पूरे चीज को पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इतनी सारी बातों को समझते चलिएगा, मैं चलता हूँ सीधे अपने टॉपिक पे, करता हूँ आपसे बातचीत। जो छोटे छोटे राजवंश थे उन छोटे छोटे राजवंशों में पहला राजवंश जो हम लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा है वो है बंगाल एवं बिहार पे शासन करने वाले पाल वंशों के बारे में। अगर बात किया जाए पाल वंशों से संबंधित तो पाल वंश के संस्थापक के रूप में जो दिखाई देता है वो है गोपाल। ये गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन गोपाल का इतिहास कोई बहुत ज्यादा रोचकदार हम लोगों के सामने इतिहास के माध्यम से दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि गोपाल के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकार के रूप में पाल वंशीय सत्ता का संचालन करने का काम किया, और जो संचालन करने का काम कर रहा उसका पुत्र उत्तराधिकार के रूप में, उसका नाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से धर्मपाल बताया जाता है। यानी कि धर्मपाल जो है ये पाल वंश के उत्तराधिकार के रूप में गोपाल का उत्तराधिकारी बन के आता है। अगर देखा जाए तो पाल शासकों में सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक योग्य पाल शासक के रूप में जो था वो धर्मपाल था। धर्मपाल का इतिहास पाल वंशी शासकों से संबंधित एक मजेदार और रोचक, काफी इंटरेस्टेड है। इतिहास के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ये वही धर्मपाल है जो धर्मपाल उत्तर वंशी क्षेत्रों में कन्नौज की शक्ति पर हमला बोलने वाले जो 3 शक्ति गई थी, जो द्विपक्षीय संघर्ष हम लोग पढ़े थे, उन 3 शक्तियों में एक शक्ति पाल वंशी शासक धर्मपाल का ही था। और ये धर्मपाल जो था ये हमने बताया था उस समय तमाम सारे युद्ध चले थे, लगभग कन्नौज पे 200 सालों तक युद्ध चला था, और अंतिम रूप से सत्ता को हथियाने का काम जो किया था वो गुर्जर प्रतिहार किए थे, ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था। ये जो था धर्मपाल, इसके जीवन की अगर सबसे महत्वपूर्ण सफलता हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सफलता जो आती है वो आयुध वंशी शासक इंद्रायुध को पराजित करता है। ये इंद्रायुध कन्नौज की गद्दी पर बैठा रहता है, और कन्नौज की गद्दी पर यह बैठा है, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में एक बार इंद्रायुध भी पाल वंशी शासक के चपेटे में आ जाता है। कहा जाता है कि ये अपने संरक्षण में वहां क्या किया, चक्रायुध को ले जाके कन्नौज की गद्दी पर बैठा दिया था, और ये अपने जीवन काल में अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए कई छोटे छोटे राजवंशों के ऊपर धावा बोलता है। निसंदेह कई जगहों इसको युद्ध में सफलता मिलती है और कई जगहों पे ये पराजय का सामना भी करता है। कहा जाता है कि धर्मपाल जो था अपने राज्य विस्तार के मुताबिक उत्तर में ये हिमालय तक चला जाता है, दक्षिण में बरार तक आता है, पूर्व में बंगाल तक जाता है और पश्चिम में पंजाब तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लेता है। इसने इसी के शासनकाल में एक गुजराती कवि थे जिनका नाम बताया जाता है सुडधल करके, उनका नाम बताया जाता है। ये सवाल भी आया जा चुका है। ये धर्मपाल को क्या कहते हैं, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि को दे देते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि उत्तर वंशी राजवंशों में पाल वंशी शासक धर्मपाल जो है वो काफी योग्य है, काफी प्रतापी है, काफी शक्तिशाली है, क्योंकि पाल वंशी शासकों के समान शक्ति का परिचय अभी इसके समकालीन बादशाहों में कहीं ऐसा दिखाई इस स्तर का नहीं दे रहा था। ये धर्मपाल जो था, धर्मपाल ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और परम सौगात की उपाधि को धारण करके ये गद्दी पर बैठा था। कहा जाता है कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना स्कंदगुप्त ने कुमारगुप्त ने करवाया था, कुमारगुप्त को मैंने पढ़ाया था, गुप्त काल तुम्हें बताया था। जिस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, उस नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष पे ये क्या करता है, ये एक बौद्ध विहार बनवाने का काम करता है, या उसको विश्वविद्यालय के भी नजरिए से देखा जाता है, और वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ये, या विक्रमशिला बौद्ध विहार।
स्टेट पीसीएस के सवाल में विक्रमशिला बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था, ऐसा सवाल एग्जामिनर पूछ चुका है। वो पाल वंशी शासक धर्मपाल था। धर्मपाल जो था ये सोमपुर बिहार का जो सोमपुर है वहां सोमपुर में महाविहार का निर्माण करवाया था। और बिहार जो होता है, बिहार मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाते समय बताया था, बिहार जहाँ बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं, उपासक होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे हिंदू माइथोलॉजिकल में देखा जाए तो जहाँ पे भगवान की पूजा करने वाले संत रहते हैं, हम लोग आश्रम बोलते हैं, मठ बोला जाता है। ऐसे बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं, जहाँ रहते हैं लोग जिस कुटिया में, उस कुटिया को बिहार कहा जाता है। तो सोमपुर में महाविहार का निर्माण करवाने का भी काम पाल वंशी शासक धर्मपाल के अनुसार किया जाता। धर्मपाल के शासन काल में बताया जाता है अरब से एक यात्री चल के आया था, सुलेमान करके आया था। ये भारत का दौरा किया था। ये वही सुलेमान है जिसके बारे में इसके पहले की इतिहास मैंने जब त्रिपक्षीय संघर्ष को बताया था तो बताया था मैंने कि सुलेमान जो अरब यात्री था, यही सुलेमान अरब यात्री त्रिपक्षीय संघर्षों का उल्लेख करता है। त्रिपक्षीय संघर्षों के बारे में बताने का जो काम किया जाता है वो अरब यात्री सुलेमान के माध्यम से किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, सवाल के नजर से इसको एकदम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रतिहार शासक वत्सराज जो था और राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था, ये दोनों जो थे, दोनों से ये धर्मपाल जो था ये हारा था। दोनों से त्रिपक्षीय संघर्ष में हार चुका था। प्रतिहार शासक भी हराया था इसको। प्रतिहार शासक मैंने पढ़ाया था आपको। अभी जो गुर्जर प्रतिहार है, जो राष्ट्रकूट है, ये ऐसे अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे। वहां त्रिपक्षीय संघर्ष में ऐसा कुछ मैंने बताया था कि प्रतिहार शासक जो था वत्सराज था, इसने भी हराया था, इसको हराया था धर्मपाल को। और राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था, इसने भी हराया था धर्मपाल को। तो दोनों लोगों से ये पाल वंशी शासक धर्मपाल पराजय का सामना किया था। धर्मपाल के बाद पाल वंशी शासकों में उत्तराधिकार के रूप में तारातोमड़ कई शासक आए, लेकिन किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी गौरव गाथा, ऐश्वर्य और सत्ता संचालन की नीति नियंताओं का पालन करने वाली अभिलाषा जागृत नहीं होती थी। यही कारण है कि पाल शासकों में धर्मपाल के बाद तारातोमड़ उत्तराधिकार के रूप में बादशाह देखे जाते हैं, लेकिन कोई पाल वंशी शासकों की बनाई हुई जो क्षेत्राधिकार थे, उन क्षेत्राधिकार को संयमित नहीं रख पाते हैं और अंततोगत्वा पाल वंशी धीरे धीरे अपने नाम से ही इतिहास के रूप से समाप्त हो जाता। उत्तराधिकार के रूप में अगर देखा जाए तो उत्तराधिकार के रूप में पाल वंशी शासक धर्मपाल का लड़का देवपाल आया, देवपाल का लड़का महीपाल आया, इसका लड़का नयपाल आया, रामपाल आया। ऐसे करके तमाम सारे शासक आए। बावजूद इसके पालों की बनी बनाई जो साम्राज्य थी या जो क्षेत्राधिकार थे, उन क्षेत्राधिकार को अछूड़ नहीं रख पाए और एक समय आया पालों की जो क्षेत्राधिकार था वो समाप्त हो गया। तो बंगाल और बिहार के पाल वंश से संबंधित इतनी सारी बातों को आप याद रखिएगा। हम लोग अब देखते हैं गढ़वाल वंश के बारे में क्या है इससे संबंधित कहानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो हम लोग गढ़वाल वंश को देखा जाए, गढ़वाल वंश जो है दरअसल अगर देखा जाए तो जो हम लोग गुर्जर प्रतिहार, अभी हम लोग आगे गुर्जर प्रतिहार देखें तो गुर्जर प्रतिहार जो थे, इन गुर्जर प्रतिहारों के बाद अगर देखा जाए तो चंद्रदेव नामक जो व्यक्ति है ये क्या करता है, इस गढ़वाल वंश की स्थापना के रूप में आता है और उपाधि धारण करता है, महाराज धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराज धीराज की उपाधि को धारण करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो गढ़वाल शासक था, जो चंद्रदेव था जो संस्थापक के रूप में आता है, ये महाराज धीराज की उपाधि को धारण किया था। और महाराज धीराज की उपाधि धारण जो करता था वो सशक्त बादशाह ही हुआ करता था। यानी कि ये कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का इतिहास के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार दिखाया है। बहुत सारे क्षेत्रों पे इसने अपना कामकाज भी किया। ये जितने सारे गढ़वाल शासक थे, इन शासकों को काशी नरेश के नाम से जाना जाता था और कहा जाता था
कि जो जो गढ़वाल शासक का संस्थापक था चंद्रदेव, ये शक्ति विस्तार में बहुत ज्यादा कोई उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाए। गढ़वालों की ऐश्वर्य, ताकत और पूरी उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने का जो काम किया था वो करता है चंद्रदेव का लड़का, जो उत्तराधिकार के रूप में आता है मदन चंद्र करके। लेकिन मदन चंद्र जो था ये भी नहीं किया है, यहाँ बात समझिएगा। मदन चंद्र का पुत्र और उत्तराधिकार के रूप में जो आता है वो आता है गोविंद चंद्र। ये गोविंद चंद्र जो था ये पाल वंशों के इतिहास की गौरव गाथा को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने का काम करता है, यानी कि पाल गढ़वाल वंशों के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने का काम करता है। यानी गढ़वालों में देखा जाए तो चंद्रदेव कोई बहुत योग्य नहीं था, योग्य तो था, बहुत योग्य नहीं था। चंद्रदेव का लड़का जो आया मदन चंद्र, ये भी कोई खास योग्य आदमी नहीं था, इसका तो इतिहास नहीं मिलता। लेकिन मदन चंद्र के बाद जब उत्तराधिकार के रूप में गढ़वालों की गद्दी की संचालन करने का काम जो दिल्ली की सत्ता से कर रहा है वो गोविंद चंद्र कर रहा है। और गोविंद चंद्र जो था एक ताकतवर, एक पराक्रमी और एक वैभवशाली शासन सत्ता के रूप में दिखाई देता है। कहा जाता है इस गोविंद चंद्र जो था, इस गोविंद चंद्र की पत्नी का नाम बताया जाता है कुमार देवी। और ये कुमार देवी जो थे ये बौद्ध धर्म को स्वीकार की थी, यानी कि बौद्ध धर्मावलंबी थी। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ में कुछ काम करवाने की योजना बनाई थी और निसंदेह उस योजना में उनको सफलता भी हासिल हो गया था। कहा जाता है कि जो कुमार देवी थी ये सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाई थी। धर्म चक्र जीन विहार की स्थापना किसने करवाया था? कुमार देवी, यानी कि गढ़वालों में आने वाला जो गोविंद चंद्र था उनकी पत्नी। ये कुमार देवी एक और बादशाह के, जब हम लोग पढ़े थे गुप्ता काल, तो उस गुप्ता काल पढ़ाते समय चंद्रगुप्त प्रथम जब पढ़ाया था मैंने तो आपको बताया था उसकी भी बीवी का नाम कुमार देवी देखा गया था। और अपनी बीवी के ही नाम पे उसने कुमार देवी या राजा रानी प्रकार के सिक्के का संचालन करवाया था, ऐसा मैंने आपको गुप्त काल पढ़ाते समय बताया था। तो कुमार देवी, ये जो कुमार देवी गढ़वालों से ताल्लुकात रखने वाली है, सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवा रही हैं। गोविंद चंद्र का एक मंत्री था, उसका नाम बताया जाता, उसका नाम है लक्ष्मीधर बताया जाता है। ये क्या किया था, इसने एक विधि ग्रंथ की रचना किया था और उस विधि ग्रंथ का नाम था कल्पद्रुम नामक विधि ग्रंथ की रचना किया था। ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि इस विधि ग्रंथ का रचना किसने किया था, तो ये नाम राजा का नहीं पूछा था, वंश परंपरा से करके पूछा था कि किस वंश से ताल्लुकात रखता है, गढ़वाल वंश से। और नाम पूछा जाए तो लक्ष्मीधर, किसका मंत्रालय में काम कर रहा था, तो गोविंद चंद्र। ये गोविंद चंद्र किसका लड़का था, तो कहिएगा मदन चंद्र। जो मदन चंद्र था गढ़वालों के संस्थापक चंद्रदेव का पुत्र और उत्तराधिकारी। तो ऐसी कुछ बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गोविंद चंद्र जो था, गोविंद चंद्र के बाद अगर गद्दी को देखा जाए तो उत्तराधिकार के रूप में जो आया वो विजय चंद्र करके आता है। और यही विजय चंद्र अगर देखा जाए तो गढ़वालों में अंतिम ऐसा शासक आता है जो शक्ति की संपन्नता को अछूड़ रखता है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो ताकतवर बादशाह के रूप में नहीं रहेगा और निसंदेह गढ़वालों की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाएगा और वहां पे चौहानों का शासनकाल चला जाएगा। कहा जाता है कि गोविंद चंद्र के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में विजय चंद्र आता है और इसने क्या किया, इसी के समय सेन शासक जो लक्ष्मण सेन था, हम लोग अभी आगे सेन शासक भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो सेन शासक जो लक्ष्मण सेन था वो लक्ष्मण सेन क्या करता है, इससे युद्ध करने के लिए आता है। लेकिन विजय चंद्र क्या करता है, लक्ष्मण सेन जो सेन शासक था उसको अपदस्थ कर देता है, यानी कि परास्त कर देता है। लक्ष्मण सेन पराजित जब हो गया तो लक्ष्मण सेन के सामने ये दुश्मनी भरी एक बात थी, क्योंकि बदला तो वो लेगा गढ़वालों से, लेकिन वायदे मौके का वो इंतजार कर रहा था। और इंतजार करते करते जब उसका समय आएगा तो समय आने के बाद वो क्या करेगा, सीधे धावा बोल देगा। इसी के समय बताया जाता है, विजय चंद्र के ही समय की बात है, गढ़वालों की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और ये चली गई चौहानों के हाथ में चली गई। यानी कि अब गढ़वाल जहाँ शासन कर रहे हैं अब वहां पे आ जाएंगे चौहानों का जमाना आएगा। जो चौहान, हम लोग चौहान वंश पढ़ाएंगे, यहाँ भी बताएंगे। और स्पेशल चौहानों की कहानी जब गोरी पढ़ाऊंगा तो गोरी पढ़ाते समय भी मैं बताऊंगा
तराइन का युद्ध जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। वैसे चौहान वंश स्पेशल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस वंश का अंतिम शासक अगर देखा जाए किसी भी जयचंद्र का लड़का आता है जयचंद, ये वही जयचंद्र है जो चंदावर का युद्ध किया था 1194 के आसपास, और गोरी ने इस जयचंद को पराजित किया था। ये वही जयचंद के रूप में आते हैं। जो लक्ष्मण सेन यहाँ हारा था, अभी मैंने यहाँ बता रहा था कि सेन शासक लक्ष्मण सेन को क्या किया गया था, विजय चंद्र ने पराजित किया। और धीरे धीरे गढ़वाल सत्ता जो थी विजय चंद्र के साथ ही धीरे धीरे गढ़वाल सत्ता जो थी चौहानों के हाथ में आ गई। चौहानों के हाथ में तो आई थी, लेकिन इस वंश परंपरा का अगर देखा जाए गढ़वालों का अंतिम शासक के रूप में जो आता है वो जयचंद आता। और जयचंद को क्या करता है, वही लक्ष्मण सेन जिसको विजय चंद्र ने हराया था, वही लक्ष्मण सेन क्या करता है, जयचंद को हरा देता है। फिर आगे चल के पृथ्वीराज चौहान आता है, ये इस लक्ष्मण सेन को हरा देता है। और इस तरह से धीरे धीरे देखा जाए तो अंतिम रूप से गढ़वालों की जो सत्ता थी वो किसके हाथ चली जा रही है, तो वो कहेंगे वो चौहानों के हाथ चली जा रही है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चौहानों की कहानी। लेकिन हम क्या करेंगे, उत्तरवंशी जो छोटे छोटे राजवंश हैं उन राजवंशों की कहानी को दो दो तीन तीन राजवंश करके मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। उस वीडियो में बचे हुए दो चार जो राजवंश है मुख्य रूप से उन राजवंशों के बारे में आपसे बातचीत कर लूंगा, जो काफी महत्वपूर्ण राजवंश है। बहुत छोटे छोटे राजवंशों का उल्लेख मैं एक नोट करके दे दूंगा वहां पे, वहां आप सारी बातों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इन चीजों को मैं चाहता हूँ क्योंकि उत्तर भारत का इतिहास जो मैं पढ़ा रहा था वो मुख्य रूप से गुप्तोत्तर काल तक मैं कंप्लीट कर दिया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे राजवंश को पढ़ाने में मैं सीधे दक्कन के इतिहास को पढ़ा देता, और उसके बाद सुदूर दक्षिण में संगम काल वगैरह पढ़ाते हुए मैं एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा और दक्षिण भारत के इतिहास को भी आपका कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो इतनी बातों को अगर आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इसके बाद जब हम मिलते हैं तो अगले छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो इसी उत्तरवंशी राजवंशों से ताल्लुकात रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अगर नए नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे गुजारिश होगा, मेरा आपसे सिफारिश है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिए, क्योंकि आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं पूरी गुणवत्ता से मैं आपके सामने अपनी कंटेंट को लेकर के नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए हौसलाओं की जरूरत होती है, और मैं मानता हूं कि मैं अपने प्रयास के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहूंगा, लेकिन उसके लिए हौसला देने का काम आप लोगों के हाथ में है। तो मैं आप लोगों से ही सिफारिश करता हूं कि आप लोग मेरी इस हौसला की मजबूती को बनाए रखने में अपना पूरा साथ दें और सहयोग करें, ताकि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट का उपलब्ध अपने YouTube चैनल के माध्यम से करवाऊं और आप अपने भावी भविष्य के उत्थान में हमारे भी कुछ सहयोग को अपने साथ रखें। ऐसा कुछ मेरा मानना। तो इतनी सारी बातों को कवर करिए। मिलता हूं जब मैं अपनी अगली क्लास में, तो अगली क्लास में छोटे छोटे राजवंशों के बारे में करता हूं मैं आपसे बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।